नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। 2 दिन बाद मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री विधानसभा में अपना बजट पेश करने वाले हैं। क्या होगा इस बजट में? क्या वाकई बजट से मध्य प्रदेश को दिशा दशा सुधरेगी, सही राह पकड़ेगा मध्य प्रदेश? इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में इंदौर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर गणेश कावड़िया हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर कावड़िया मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जाने माने अर्थशास्त्री तो आप हैं ही। ये बताइए, इतना लंबा बजट पेश होने वाला है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मध्य प्रदेश का, क्या वाकई इससे दशा सुधरेगी? बड़ा बजट आने का मतलब क्या ये है कि गरीबों को ज्यादा फायदा मिलेगा? देखिए, बड़ा बजट इसलिए आ रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था की विकास की दर बढ़ गई, और यदि विकास की दर बढ़ जाए तो हमारा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ा तो अपने आप बजट का आकार बढ़ जाएगा। महंगाई भी बढ़ी तो इससे उतना तब भी बजट का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि जो चीज 10 रुपए की थी वो 100 रुपए की हो गई, तो बजट का आकार तो बढ़ना ही है। तो इसलिए किसी भी बजट का मूल्यांकन इस बात से नहीं करना चाहिए कि ये 1 लाख करोड़ का बजट है या 50 लाख करोड़ का बजट है। बजट इस बात के लिए देखा जाना चाहिए कि ये वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को पूरी कर पा रहा है या नहीं। ये भी देखना चाहिए कि वर्तमान में जिन चीजों से अर्थव्यवस्था जूझ रही है उन चीजों का समाधान बजट में है या नहीं है। क्योंकि हर साल बजट क्यों आता है? बजट हर साल इसलिए आता है कि हम या वित्त मंत्री ये देख सके कि वर्तमान की अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको ये बजट कितनी पूरी कर पा रहा है। और इस मामले में आप देखें तो वित्त मंत्री राघव जी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। 10वां बजट पेश कर रहे हैं जी। बहुत कम वित्त मंत्री भारत में एक ही हुआ है, जो 10 एक साथ और स्मूथली, और केवल इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि राघव जी मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत भाग्यशाली हैं कि इनके नेतृत्व के समय में मध्य प्रदेश का वित्तीय प्रशासन एकदम सुथरा है। हमारे ऊपर बहुत कर्ज नहीं है। वित्तीय जो अनुशासन में मध्य प्रदेश पहले राज्यों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, आर्थिक विकास की लगातार 5 साल की डेटा देखें आप तो मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास लगातार बढ़ रहा है। और न केवल मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास बढ़ रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश ने देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद की है। कभी किसी जमाने में विकास पंजाब, हरियाणा और गुजरात से आता था, अब विकास भारत का कहां से आ रहा है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आ रहा है। तो ये सौभाग्यशाली है, ये मुख्यमंत्री सौभाग्यशाली है कि मानसून की कृपा रही, और आपको पता है नर्मदा मैया की कृपा रही, और उससे भी बड़ी कृपा ये रही कि जो ये समझा जाता था कि एग्रीकल्चर के कारण मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है, उसी कृषि ने मध्य प्रदेश को ड्राइवर का रूप अदा किया है कि अभी हमारी विकास की दर इंडस्ट्री से नहीं आ रही है, एग्रीकल्चर से आ रही है। और मध्य प्रदेश पहली बार वीट सरप्लस राज्यों में गिना जाने लगा है। इतना बम्पर क्रॉप हमारे यहाँ हुआ। आपको तो पता होगा कि न्यूज़पेपर में कई बार छपा कि गेहूं को रखने के लिए गोडाउन नहीं, गोडाउन तो नहीं, कोई बात नहीं, बोरे भी नहीं थे। हाँ। ऐसे में हमें ये देखना चाहिए कि ये जो तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में नहीं रहा है, ये जो तेजी से बढ़ रहा है उसकी अपेक्षाएं क्या है, और क्या ये बजट उन अपेक्षाओं पे खरा उतर पाएगा या नहीं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। कर्जे में तो बहुत डूबा हुआ मध्य प्रदेश पे, 85,000 करोड़ का तो कर्जा मध्य प्रदेश पे, 6,000 करोड़ रुपए हर साल ब्याज देना पड़ता है। आप आय के रूप में निकालिए कितना होता है, और किसको कर्जा भाई, अगर मध्य प्रदेश के लोगों का पीएफ इकट्ठा हो रहा है और पीएफ को आप कहोगे ये कर्जा है, तो मैं नहीं मानता कि ये कर्जा है। पीएफ ले रहे हैं और उस पीएफ का उपयोग कर रहे हैं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो बिना कर्ज से विकास कर सके। वो राज्य हो सकता है जो बिना कर्ज से विकास करे, जिसको विकास करना ही नहीं। विकास और कर्ज ये दोनों तो एक चुनाव का साल है, ये चुनाव के साल में बजट कुछ खास होता है? बिल्कुल, चुनाव का साल है तो, और वित्त मंत्री जी ने 10वां बजट पेश कर रहे हैं तो ज्यादा जोखिम नहीं उठाएंगे, पॉपुलर बजट देंगे। लेकिन पॉपुलर बजट के साथ साथ वित्त मंत्री जरूर इस बात को याद रखेंगे कि शायद ये उनके जीवन का अंतिम बजट हो, और अंतिम बजट में वो निश्चित रूप से ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे इस प्रदेश की जो विकास की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पे वो खरा उतरे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि एग्रीकल्चर हमारा ड्राइविंग फोर्स है,
इसलिए हमारा मन ये कहता है, हमारी इच्छा ये कहती है कि वित्त मंत्री जी को ये पूरा का पूरा बजट कृषि पर डाल देना चाहिए, क्योंकि पूरा ध्यान कृषि पे। कारण क्या है कि पहले कृषि बढ़ नहीं रही थी, लेकिन कृषि की विकास दर अगर 7%, 8% आ रही है तो उस हिसाब से वेयर हाउसेज चाहिए, उस हिसाब से कोल्ड चेन चाहिए, उस हिसाब से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिए, उस हिसाब से बिजली चाहिए, उस हिसाब से सिंचाई चाहिए। अगर हम ये सब चीजें नहीं कर पाए तो ये जो कृषि की विकास हमें मिली है ये बिल्कुल थोड़े समय की है, खत्म हो जाएगी और हम फिर डर लगा रहेगा कि कहीं बीमारू राज्यों में नहीं। उद्योग और सर्विस सेक्टर का क्या हाल है? उद्योग है, लेकिन हमारा इन 10-20 सालों के डेटा को आप देखो तो मध्य प्रदेश में केवल वही उद्योग पनप सकते हैं जो कृषि आधारित है, और इसलिए हमें उन उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए जो फूड प्रोसेसिंग का हो। आपके साथ मैंने एक इसी तरह की वार्ता शेयर की थी, आपको याद हो, एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी थे उद्योग मंत्री के रूप में और मुझसे कहा था, और उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया खाचा खींचा था कि हम एक फूड प्रोसेसिंग पाथ बना रहे हैं हर बड़े बड़े शहर के किनारे। वो आज तक नहीं बने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नर्मदा के जो ऊपर बांध बन रहे हैं और उसके कारण नहरों का ऐसा जाल बिछा देंगे कि आपको इरिगेशन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो सपना अब समय आ गया है कि राघव जी को पूरा करना चाहिए। भाग्य से विकास की दर इतनी अच्छी है कि टैक्स कलेक्शन अपने आप बढ़ रहा है, बिना टैक्स देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसमें सरकार ने प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगा रखा है। बिल्कुल। तो बगैर कुछ मेहनत के ही सरकार के खजाना टर्नओवर बढ़ रहा है तो खजाना बढ़ रहा है, सेंट्रल के पूल से ज्यादा पैसा मिल रहा है योजना के कारण। और चूंकि मध्य प्रदेश ने वित्तीय प्रशासन लागू किया, सोशल डेवलपमेंट में मध्य प्रदेश आगे रहा, वुमेन्स एम्पावरमेंट में आगे रहा, तो केंद्र से भी मध्य प्रदेश को बहुत पैसा मिला। लेकिन क्या उद्योगों के लिए बाजार प्रतियोगी है क्या? मध्य प्रदेश के उद्योगपति तो बिल्कुल प्रतियोगिता वाले लोग नहीं है, नहीं तो सरकारी पैसा खा के भागने वाले लोग हैं अधिकतर उद्योगपति। लेकिन ये जो हम सब्सिडी पर उद्योग चलाने की बात करेंगे ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। उद्योगों को अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी। सब्सिडी से आप किसी उद्योग को कब तक चला पाओगे? और ये सब्सिडी क्यों लेनी पड़ रही थी कि जिन चीजों में मध्य प्रदेश को एडवांटेज है उन उद्योगों की तो परवाह नहीं की, हम ऐसे उद्योगों की परवाह कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश का कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। अर्थशास्त्र सीधा कहता है कि उन उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज है। और हमने ये तय किया कि मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर आधारित उद्योग हो तो बहुत चलेगा। वेयर हाउसेज मध्य प्रदेश की सेंट्रल लोकेशन है, अगर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के गोडाउन यहाँ खुल जाए तो कुछ नहीं करना। टैक्स की तो मार ऐसी है यहाँ पे कि कोई यहाँ आना नहीं चाहता। बस यहाँ के ट्रक वाले भी बाहर से राजस्थान के रास्ते लौटते तो वहां से तेल भरा के डीजल भरा के आना चाहते हैं। ये चीज मध्य प्रदेश को करनी होगी कि जो जो चीजें हमारी एडवांटेज है उनके टैक्स घटाएं, उनको सुविधा दें। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इतना अच्छा रोड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेलवे के लिए हम दबाव डालाएं कि हमारी रेलवे लाइनें निकले, हमारे लिए बिजली अच्छी से मिले, कम्युनिकेशन अच्छा। अच्छी बात है कही डॉक्टर साहब कि बड़ा विकासशील बजट है, हमारे वित्त मंत्री बड़ी अच्छी बातें सोचते हैं। अब इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की बात करें, 50% हिस्सा रेल को खर्च करना रेलवे विभाग को, 25% क्योंकि 2 राज्यों में तो राज्यों को उठाना, तो 25% महाराष्ट्र अपना पैसा दे चुका है। हमारी सरकार बोलते हैं कि हम इसमें पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि रेल लाइन डालने में 10 साल लगेंगे, 10 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो उन्हें वो चीज करनी है जो आज उन्हें फल फूल उगाना है और खाना है। उन्हें दीर्घकालिक योजनाएं हमें अपने बच्चों की तरफ नहीं देखना है। अभी बेटी जवान होगी उसकी शादी करनी धूमधाम से, ये है माहौल। देखिए प्रकाश जी, आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश केंद्र का नहीं है क्या? मनमाड़ मध्य प्रदेश के साथ होके जाता है, तो क्या केंद्र की ये ड्यूटी नहीं है कि वो मनमाड़ की लाइन को बनाए? अगर ये मध्य प्रदेश के लिए जब एक नीति सब राज्यों के लिए है, रेलवे की नीति 50% पैसा रेल विभाग देता है, 50% राज्य देता है। क्योंकि यहाँ 2 राज्य मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र अपना पैसा जमा कर चुका, लेकिन हम 5-7 हजार करोड़ रुपए भी जमा नहीं करना चाहते। देखिए, जब हम गरीब थे उस समय तो आपने हमारी परवाह नहीं की और कहा कि महाराष्ट्र को ज्यादा जरूरत है तो रेलवे लाइन इनको ज्यादा दे दी। आप हमारी रेलवे डेंसिटी अगर औसत से कम है तो किसकी ड्यूटी है कि उसको औसत के बराबर लाए? भाई क्यों केंद्र सरकार ये नहीं एहसास करती है कि जिन चीजों में मध्य प्रदेश औसत से पिछड़ा हुआ है उसको औसत के बराबर लाने का दायित्व किसका है?
गुजरात को आज मदद नहीं चाहिए, महाराष्ट्र को मदद नहीं चाहिए, पंजाब को नहीं चाहिए, लेकिन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये इनका ड्यूटी है कि वो केंद्र इनके दे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो विकास सस्टेन नहीं करेगा। हमारे मुख्यमंत्री को हम उन्हीं की पार्टी के एक नेता बोलते हैं कि ये घोषणावीर है। 7,334 घोषणाएं उन्होंने ऐसी कर रखी हैं कि अगर उन घोषणाओं पर अमल किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए एक तरफ रखने होंगे। ये बात जरूर है कि घोषणा कर लेते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, चुनाव का समय है और प्रायोरिटीज होती हैं, नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 5 साल में मध्य प्रदेश में विकास की दर केंद्र की औसत से अधिक रही, हमारी सोशल एम्पावरमेंट उनसे अच्छा रहा, महिलाओं की शिक्षा में मध्य प्रदेश बेहतर रहा। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं। तनख्वाह देने के लिए ओवरड्राफ्ट नहीं लेना पड़ा, तनख्वाह देने के लिए न ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा, न कभी वेट कराया, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इतने ज्यादा टैक्सेस मध्य प्रदेश में है, वेट यहाँ पे ज्यादा है, ये चीजें, और इसी देश के दूसरे राज्य जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन्होंने ज्यादा तरक्की कर ली हमारे मुकाबले। ये तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास समुद्र तक नहीं है, इसलिए ये सब बहानेबाजी नहीं, ये बहानेबाजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा देखो, विकास आपने सही कहा कि दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, अल्पकालीन विकास होता नहीं। तकलीफ ये थी कि मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री हमेशा अनुशासित रहा। केंद्र ने कहा कि रहा मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री की सुनता ही नहीं किसी की, नहीं ओवरड्राफ्ट लेता ही नहीं, केवल वोट के अलावा, वोटर के अलावा किसी की बात नहीं। केंद्र को भी नाराज नहीं करना चाहता। देखिए पश्चिम बंगाल कितना ओवरड्राफ्ट है, और अल्टीमेटली वो ओवरड्राफ्ट क्या होगा, केंद्र लोन दे देगा, एडजस्ट कर लेगा और माफ हो जाएगा। हमने तो वित्तीय अनुशासन पालन किया है, तो इसलिए राज्य सरकार को केंद्र पर यह दबाव डालना चाहिए कि चूंकि मैंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन किया, इसलिए मुझे ज्यादा फंड की आवश्यकता है, ज्यादा फंड देना चाहिए। और औसत से जिन जिन पैरामीटर में मैं पिछड़ा हूं, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, तो केंद्र की ड्यूटी बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्सेशन की अधिकांश पावर केंद्र के पास है। राज्य के पास पावर क्या है, लेकिन खर्चों की जितनी भी बात करते हैं सब राज्यों के पास है। तो इन दोनों में सामंजस्य बिठाने का काम केंद्र का है, और ये हमारी लीडरशिप की कमजोरी रही कि केंद्र पर जितना दबाव डालना चाहिए था वो दबाव हम नहीं डाल पाए। जब एक केंद्रीय विक्रय कर की बात होती तो हमारी सरकार पीछे हट जाती है। जब केंद्र सरकार ये बात कह रही है कि आपको टैक्स वसूलने की जरूरत नहीं है, आपको टैक्स वसूली में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, इतना पैसा हम आपको दे देंगे, लेकिन ये अधिकार खोना नहीं चाहती सरकार। एक्चुअली क्या है कि जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये अभी नहीं आ पा रहा है। कुछ पॉलिटिक्स है उसके बीच में जो विरोध की बात बन रही है, लेकिन धीरे धीरे अल्टीमेटली हमें इस ओर शिफ्ट होना पड़ेगा, और केंद्र को इन राज्यों को, स्पेशली जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है, इंश्योर करना पड़ेगा कि जब तक इनका टैक्स लेवल 8 पार नहीं आ जाए वो एडिशनल मदद देकर इनको सपोर्ट करे। जब तक इतनी मॉरल बूस्टिंग नहीं होगी, कोई राज्य सरकार शायद सहजता से तैयार नहीं हो पाए। डॉक्टर साहब, आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बड़े जानकार हैं, आपकी राय में क्या क्या कदम उठाने चाहिए? अभी तो हमारे वित्त मंत्री महोदय ऐसे हैं जो किसी की बात सुनते ही नहीं, किसी की तरफ देखते ही नहीं है। कोई अच्छा कर रहा है तो भी अनदेखा करते हैं, और खराब कर रहा है तो बिल्कुल नहीं देखते। नहीं, ये तो मैं नहीं मानता। मध्य प्रदेश सरकार इस समय अगर किसी की सुनती है तो मीडिया की सुनती है, मीडिया के अलावा किसी की नहीं सुनती है। और मुझे लग रहा है कि आपकी बात निश्चित रूप से सुनी जाएगी। और मेरे हिसाब से ये एहसास करना चाहिए कि हमारी पिछले 5 साल की विकास केवल कृषि से आई है, कृषि ने योगदान दिया है। तो कृषि की जो आवश्यकता है, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे फर्टिलाइजर की हो, चाहे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की हो, चाहे वेयर हाउसेज की हो, इन पर टॉप प्रायोरिटी देकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बसाना चाहिए कि ये प्रदेश न केवल मध्य प्रदेश की कृषि संबंधी आवश्यकता को पूरी करे, बल्कि पूरी भारत की कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार ने जो भी पैसा खर्च किया है पिछले 10 साल कहना चाहिए, लगभग 10 साल होने वाले हैं, 9 साल हो चुके हैं, वो चुनाव को मद्देनजर रख के किया। ये धारणा बन गई कि ये सरकार जो भी पैसा खर्च करती केवल चुनाव को ध्यान में रख के करती, यानी जिस दिन से सरकार बनी उनका एक ही लक्ष्य कि हमें अगला चुनाव जीतना। आप ये देखें, दीर्घकालिक योजनाएं नहीं बना रहे हैं, बिजली के ग्रेड सेपरेशन का काम वो इस तरह किया जा रहा है कि चुनाव के पहले पहले हो जाए ताकि हमें आय मिले। केंद्र का जो पैसा आ रहा है उस पैसे में भले जवाहरलाल नेहरू शहरीकरण मिशन के तहत पैसा आ रहा हो, लेकिन यहां चलती है बस, नाम रखा जाता है अटल बस सर्विस। तो
ऐसी सरकार जो केवल चुनाव को देखकर काम करती है कितनी कामयाब हो सकती है? ये बिल्कुल सही है। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि केवल चुनाव को देखकर करें, और बहुत चुनौतियां थी। पहले तो लोगों को लग रहा है कि 5 साल पूरे कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अब जो 5 साल पूरे हो गए हैं तो ये किसी ने नहीं कहा कि इनके बहुत अच्छे से 5 साल पूरे हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल वापस आ जाएं, वो नीतियां बननी चाहिए। लेकिन एक बात देखें कि ये हमारी केंद्र की विडंबना है, ये हमारी आर्थिक नीतियों की विडंबना है कि राज्य सरकार उन्हीं योजनाओं की तरफ देखती है जो केंद्र से पोषित होती है कि कहां से पैसा मिले, चाहे वो नरेगा हो, जिससे सड़क हाँ बिल्कुल, इससे पूरा शहर ये एक विडंबना है। जब तक हम योजनाओं को नीचे से निर्मित नहीं करेंगे और केंद्र और हमारा योजना आयोग ये एहसास नहीं करे हमें राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप बजट देना है, तब तक ये नीतियां चली रही। एक्चुअली क्या है, पूरे अर्थशास्त्र की ये कमजोरी है कि वो मुख्यमंत्री सबसे अच्छा जो केंद्र से ज्यादा पैसा लाए, वो कुलपति सबसे अच्छा जो यूजीसी से ज्यादा पैसा लाए, लेकिन कभी ये एहसास नहीं करते हैं कि हमारी अपनी खुद की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए बॉटम, जब तक हम योजना को नीचे से बनाए, हमारी पंचायतों को सक्षम नहीं करें, पंचायतों की आवश्यकताओं को एसेस नहीं करें, तब तक हम स्थायी विकास की बात नहीं कर पाएंगे। ये पूरे देश में आर्थिक विकास की विडंबना है। केंद्र सरकार की नीतियां पूरे सभी राज्यों के लिए समान है, लगभग समान है। फिर ऐसी क्या बात है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी कुछ राज्य ज्यादा तरक्की कर गए, हम औसत तरक्की कर पाए, कुछ ऐसे राज्य भी जो हमसे भी पिछड़े हैं? शायद जब हम आजाद हुए या जब मध्य प्रदेश बना उस समय हमारे भाग्य में पिछड़ापन दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक रहा होगा। आप उस समय 1956 की तुलना करें, हम शायद विकास में और जिस तरह की चीजों को लेकर मध्य प्रदेश बनाया, इतनी विषमता शायद और राज्यों में नहीं थी। और ये आप जानते हैं कि आप इक्वल ट्रीटमेंट अमंग अनइक्वल लीड्स मोर अनइक्वालिटी, है ना। विषमता के अंदर आप इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो कि गुजरात और मध्य प्रदेश को समान हक देंगे, तो कभी गुजरात के बराबर नहीं आ पाएगा। मध्य प्रदेश को गुजरात की तुलना में ज्यादा हक दोगे तो जाकर वो गुजरात के बराबर खड़ा हो पाएगा। डॉक्टर साहब, और ये एक बात जानना चाहते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश, आपने कहा कृषि एकमात्र चीज है, लेकिन क्या सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री यहाँ नहीं, आपसे देखिए, मैंने कहा कृषि और कृषि आधारित उद्योग, कृषि और कृषि आधारित सेवाएं, जैसे वेयर हाउसेस सेवा में आएगा। हम कृषि, हमारा जो कृषि उपज मंडी का एक्ट है उसको सुधारें, किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले। यानी आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि किसान 1 किलो टमाटर कभी 40 रुपए बेचता है और कभी 4 रुपए किलो बेचता है, अब की बार तो 1 रुपए किलो हो गया। कैसे इन चीजों को, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारा मार्केटिंग चैनल नहीं है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, उद्योगों की प्रोसेसिंग सेंटर जितनी हमारी बननी चाहिए वो नहीं बन पाई। और जब तक हम ये नहीं बनाएंगे हम विकास को स्थायित्व नहीं दे पाएंगे। क्या इसका कारण ये भी कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा केंद्रीय नेता नहीं है, जिस तरह महाराष्ट्र में है, वहां पे शक्कर लॉबी का ही ध्यान में रखा जाता है, गन्ना लॉबी का ध्यान? कहीं कहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जितनी लीडरशिप का दबाव केंद्र पे पड़ना चाहिए था शायद नहीं पिया। और हम क्योंकि सोया स्टेट वाले हैं, ये महसूस किया है कि अनुशासन में रहना शायद सबसे अच्छी नीति है, तो दबाव नहीं, जो दिया उसको अप्रिशिएट किया, शायद यही कारण हुआ है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। न्यूज मेकर्स के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है।